मैं पूना में आया 1970 में। मेरी जो इंजीनियरिंग की शिक्षा ख़त्म हुई, दूसरे दिन, जिस दिन मैंने लास्ट इंजीनियरिंग का पेपर दिया, उसके दूसरे दिन मैं पूना में था। क्योंकि पूना में मेरा जो सारा परिवार है, मेरे मामा HK फिरोदिया, NK फिरोदिया, वो ऑलरेडी बहुत बड़े ऑटोमोबाइल बिज़नेस का कारोबार उन्होंने डेवलप किया था पूना में। और जिस दिन मैं पूना में आया तो मैं सीधा शॉप फ्लोर पे काम करना शुरू किया। और 1970 से आज तक हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि दैट इज़ आवर कोर कॉम्पिटेंस। और जब मैं पूना में आया तो फैमिली का मेंबर होने के कारण मेरे जो मामा जी थे HK फिरोदिया, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि भाई आप अपने ही फैक्ट्री में काम करोगे, सब लोग आपको जानते हैं, तो आपका ट्रेनिंग ठीक नहीं होगा। तो फिर मेरे को ट्रेनिंग के लिए चेन्नई में TVS ग्रुप की जो कंपनियां थी वहाँ भेजा गया। और मेरा असली ट्रेनिंग जो है शॉप फ्लोर का, स्किल मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो सारा ट्रेनिंग का जो बेस है वो मेरा पूरे TVS ग्रुप की जो कंपनियां थी उसके कारण एक नया दृष्टिकोण जो घर के कंपनी में या महाराष्ट्र के कंपनी में या अपने फैमिली ग्रुप कंपनी में हट के एक प्रोफेशनल ग्रुप के साथ में उस शॉप फ्लोर पे काम करने का मौका मिलने से वो जो बेस है वो बेस वाइड स्प्रेड हुआ। फिर उसके बाद में हम इटली गए, जर्मनी गए, नए नए प्रोजेक्ट में फ्रांस गए, और जो जो प्रोजेक्ट्स थे ग्रुप के, उस प्रोजेक्ट में हमने सीखने का, और वो प्रोजेक्ट को उस वक्त तो टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ करता था, तो वो टेक्नोलॉजी जाके सीख के आके इंडियन मोल्ड में उसको कैसा बिठाया जाए। और इंडियन मोल्ड में बिठाते वक्त क्योंकि इंपोर्ट लाइसेंस वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो जब हमने लूना भी डेवलप किया तो मैं शुरू से उस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा रहा। और फर्स्ट डे से वो एक प्रोडक्ट है दुनिया में, हिंदुस्तान में बना हुआ, कि जो पहले दिन से 100% लोकल कंटेंट से वो प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहते हुए मैं एक यूनियन लीडर था। पूरे यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव करके मैंने एज ए यूनियन लीडर करके वहाँ काम किया। तो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो पहले से इम्बाइब किया हुआ था। मेरा बैकग्राउंड फ्रॉम माय नाना जी साइड, कुंदनबल जी फिरोदिया साहब, जो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस बॉम्बे असेंबली के पहले स्पीकर थे। मेरी जो मदर थी उन्होंने ये लीडरशिप क्वालिटी हमें बचपन से इंकलकेट की। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो ये एक सपना था कि भाई मेरे को लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। तो मेरा जो एम था शुरू से, जब हम सीखते थे, जब हम काम करते थे, तो एम ये था कि एक दिन हमको लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना है। तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि जब लूना का इंजन प्रोडक्शन जो पूना में होता था, जय हिंद इंडस्ट्री में, वो अहमदनगर में शिफ्ट करने का बात आया। अब जब अहमदनगर में इतना हाईटेक प्रोडक्ट शिफ्ट करना है तो फैमिली का कोई आदमी अहमदनगर प्लांट को हेड करेगा। तो मेरा नाम सामने आया कि भाई कैन दिनेश टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने वो चैलेंज इसलिए लिया कि आई वॉज द नंबर 1 इन दैट काइनेटिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एट अहमदनगर।
though I was reporting to my cousin and my Mamaji, but I was the leader there. और वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अनुभव रहा कि लोगों को कैसा हैंडल करना चाहिए, लोगों को कैसा ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि अहमदनगर ये ऐसी जगह थी, जब मैं बात कर रहा हूँ 76-77 की, तब कोई स्किल अवेलेबल नहीं था, तब हमारे सप्लायर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमको लोकल लोगों को लेके उनको ट्रेन करके जॉब पे ट्रेनिंग दे के, लोकल इंजीनियर्स जो हैं, अपना बहुत बड़ा समाज है वहाँ, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, उनके जो बच्चे थे जो इंजीनियरिंग हो के आए, उनको ट्रेनिंग दे के उनको एक एंसिलरी काइनेटिक के लिए चालू करके देने के लिए प्रोत्साहन देने का काम, तो वो बहुत बड़ा अनुभव वहाँ मिला। उसके बाद मैं पुणे आया और ये सोचा कि भाई अभी हमने खुद का कुछ करना चाहिए। और जब मैंने ये बात हमारे दोनों मामा जी से शेयर किया कि भाई अभी मेरे को खुद का करना है, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये एक नया प्रोजेक्ट है पावर स्टीयरिंग गियर का, जहाँ पे जर्मन कोलैबोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की, और ये हम ऐसा समझते हैं कि इफ़ यू हैंडल दिस इंडिपेंडेंटली देन यू कैन टेक दिस प्रोजेक्ट एंड लुक आफ्टर दिस प्रोजेक्ट ऑन योर ओन। तब इतना अनुभव नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो कंपनी जस्ट चालू हुई थी और वो कंपनी में 5 करोड़ का लॉस था। और जो प्रोडक्ट हमने लाया था वो था पावर स्टीयरिंग गियर, जो हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट आया, लेकिन उसका कोई लेने वाला नहीं था। टाटा मोटर भी नहीं और अशोक लेलैंड भी नहीं, 2 ही कस्टमर थे तब। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, इसलिए कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तो हमने बोला ठीक है, हम ये चैलेंज लेते हैं। उस प्रोजेक्ट में मैं 1983 से जुड़ा हूँ। आज 2016 में that is one of the most profitable company in the auto component industry in the country, and we are making a 500 crore turnover। और जहाँ भी आप ट्रक बस देखते हो वहाँ हमारा प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट इसलिए प्रमोट करना ज़रूरी था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ ड्राइवर का एफर्ट कम नहीं करता है, तो पैसेंजर की सेफ्टी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। हमने एक रिसर्च करवाया जो गवर्नमेंट को हमने सबमिट किया, और उसमें ये सिद्ध करवाया कि भाई जो ड्राइवर, जितने भी एक्सीडेंट्स रोड पे होते हैं वो ड्राइवर के फटीग के कारण होते हैं। गाड़ी में खराबी है इसलिए नहीं होते, ड्राइवर के फटीग के कारण होते हैं। और ये पावर स्टीयरिंग यदि आप लगाओगे तो उसका फटीग कम होगा, ड्राइवर का अटेंशन उतना ही रहेगा जो सुबह से शाम तक गाड़ी चलाता है या ट्रक चलाता है या बस चलाता है। गवर्नमेंट ने वो हमारा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट किया और 2000 साल में पावर स्टीयरिंग गियर ये मैंडेटरी किया कि जो भी बस बनेगी उसमें पावर स्टीयरिंग के सिवा वो बस रजिस्टर नहीं होगी, वो बिकेगी नहीं। और वहाँ से फिर वी रियली टुक ऑफ एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट डेट। ये जो मेक इन इंडिया का मिशन है ये इंडिया के लिए आज के तारीख में बहुत अहम और एप्ट मिशन है। ये अपने लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम इनकैश नहीं कर पाए किसी कारण से, तो हमको अपने आप को दोष देना होगा। आज अपॉर्चुनिटी जहाँ हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हिंदुस्तान में स्किल अवेलेबल है, हिंदुस्तान में 30 साल पहले 100% लोकल टेक्नोलॉजी से गाड़ियाँ बनाई हैं। ये मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और वो टेक्नोलॉजी तेज़ी से चेंज हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी में हम कुछ पीछे है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। लेकिन यदि हमको मेक इन इंडिया का
पूर्ण एक्सप्लॉयटेशन करना है तो हमको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो लोकल स्किल डेवलपमेंट, 2 द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि हिंदुस्तान के लिए क्या टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है और वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कैसे विकसित की जाए, इनोवेशंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे पुश किया जाए। आज आप देखेंगे दुनिया के हर देश के रिसर्च सेंटर में, हर देश के यूनिवर्सिटीज़ में, हर इवन नासा में, सारे जहां आपको इंडियन साइंटिस्ट दिखेंगे। तो वो इंडियन साइंटिस्ट यदि हर देश में प्रगतिशील है और उन्होंने अपना एक मार्ग बनाया है, तो हम इंडिया में उन लोगों को, उन जैसे लोगों को यदि बढ़ावा दे सकें, उनको रिसर्च डेवलपमेंट में मदद कर सके, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च डेवलपमेंट का कोलैबोरेशन कर सके, तो मैं नहीं मानता कि हम टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश के पास में जाने की ज़रूरत पड़ना चाहिए। तो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना ये हर भारतीय का कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे अहम है पेशेंस। आज की युवा पीढ़ी को सब क्विक फिक्स चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। हमने जब ये प्रोजेक्ट लगाया तब पावर स्टीयरिंग को हिंदुस्तान में कोई जानता नहीं था। हमको 10 साल लगे ये प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए, उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो लोगों तक, मैन्युफैक्चरर तक, गवर्नमेंट तक, ड्राइवरों तक पहुंचाने। मैं समझता हूं कि ये 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है। आज ज़माना बदल गया है, वो 10 साल का 1 साल हो सकता है, लेकिन वो जो हर चीज़ का पेशेंस है, वो पेशेंस युवा पीढ़ी ने बताना या कोई भी बात, नई बात शुरू करने के लिए और उसके फ्रूट्स मिलने के लिए जो टाइम गैप है, वो गैप में डटे रहना, वो गैप से हार नहीं जाना या वो गैप से डिसअपॉइंट नहीं होना, ये मेरा मानना है। किस बात को कम समय लगेगा, किस बात को ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपके पास में प्रोडक्ट है, आपके पास में टेक्नोलॉजी है, आपके पास में डिटर्मिनेशन है, तो आपके पास में पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी इम्पेशेंट एंड जंप फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर प्रोजेक्ट, leaving every project half complete. You have to have patience and you have to make your dream a success. Some projects will take longer time, some project may take shorter time. You must have patience. मैं मानता हूं कि टैलेंट में महिला और पुरुष इसमें मैं नहीं समझता कोई फ़र्क करना चाहिए। दोनों में टैलेंट है, दोनों में एबिलिटी है। आज के तारीख में तो महिला को इतनी अपॉर्चुनिटी है। पहले ज़माने में महिला को शॉप फ्लोर पे काम करना यही सीमित अपॉर्चुनिटी थी। आज महिला डिज़ाइन डेवलपमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, ये सारे फील्ड में बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ देयर फ्रीडम एंड बिकॉज ए लार्जर माइंडसेट, जो उनका नज़रिया, फैमिली का भी नज़रिया, अपने उनके पेरेंट्स का भी नज़रिया, समाज का नज़रिया और उनका खुद का नज़रिया बाय वे ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना चेंज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है जितनी पुरुषों को है। अभी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती या नहीं मिलती, इस मत का मैं नहीं हूँ। अपॉर्चुनिटी लेना
ये इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मैं महिला हूँ या मैं पुरुष हूँ, अपॉर्चुनिटी मेरे घर आएगी तभी मैं कदम बढ़ाऊंगी, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और हमारे जैन समाज में जो महिलाएं हैं, मैं आज के जनरेशन के लड़कियों की बात करता हूँ, दे आर सो ब्रिलियंट, दे आर एजुकेटेड इन एवरी फील्ड। उनके पेरेंट्स फॉर्चुनेटली ज़्यादातर एजुकेटेड है, दो मेनी आर इन बिजनेस, बट देयर विजन इज़ वेरी मॉडर्न। जिस तरह से आप आपके बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोसाइंस ये पढ़ाना चाहते हो और पढ़ा रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि उसका यदि उपयोग नहीं हुआ, उनको खुद को, उनके परिवार को, उनके समाज को, तो पढ़ाना एक मैरिज के लिए सर्टिफिकेट नहीं बन के रहना चाहिए। मैं जैन परिवार में पैदा हुआ। जैसा मैंने बताया कि कुंदनमल जी साहब फिरोदिया, जो मेरे नाना जी, वो उस समय के अखिल भारतीय जैन समाज के प्रेसिडेंट थे। लेकिन हमारे परिवार में जो जैन धर्म के विचार टाइम के साथ में बदलने वाले विचार थे। सो वी फुल्ली बिलीव्ड इन जैनिज्म, लेकिन वी डिड नॉट बिलीव इन द रिचुअल्स which are not keeping pace with the modern Jainism, not disturbing the Jain philosophy. हमने रिचुअल्स का अनुकरण नहीं किया, लेकिन हमने ज़रूर अनेकांतवाद, जो जैन धर्म ये समझता है कि हर एक आदमी का अपना विचार, ये आपके विचार से मिलना ही चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं है। तो जब हम कंपनी चलाते हैं, जब हम लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, तो हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारे विचार से मिलने वाला ही आदमी हमारे साथ काम करेगा। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, हमने वेजिटेरियनिज्म का पालन किया। हमारे सारे कंपनियों के कैंटीन में we have only vegetarian canteens. हमने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। लेकिन जो जैन परिवार के लोग हैं, जो जैन परिवार के बच्चे एजुकेशन करके आए, हमने ये हमेशा सोचा कि इन बच्चों में जो संस्कार हैं वो बिजनेस के संस्कार हैं, वो नौकरी के संस्कार नहीं। तो हमने उन बच्चों को ट्रेनिंग दे के उनको उनका खुद का बिजनेस चालू करने के लिए, आज आप यदि अहमदनगर में जाएंगे तो अहमदनगर में हमने 100 फैक्ट्रियाँ अपने जैन परिवार के जो बच्चे पढ़ के आए उनको लगा के दिया एज एन एंसिलरी टू काइनेटिक इंजीनियरिंग। और आज 30 साल बाद, 40 साल बाद जब आप देखते हो, तो वो एक एक लड़का अपने आप में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना हुआ है। और वो आज एक लड़का जिसने खुद ने छोटी फैक्ट्री चालू किया है 1980 में, आज वो 100, 200, 1000, 2,000 लोगों को रोजगार देता है। एक इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते और मैनेजमेंट का गए 50 साल का अनुभव होने के नाते, ये जीतो की जो कल्पना है, ये यूनिक कल्पना है। और ये जिसकी भी कल्पना है, ये जैन समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कल्पना है। क्योंकि जैन समाज के बारे में जब आप सोचते हो तो एक लिमिटेड दायरे में
उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में आप सोचते हो? ज़्यादातर जैन समाज के लोग अदर देन द सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, ये जीतो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जीतो ने ये सारे स्तर के लोगों को, एज ग्रुप एंड डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे दे आर एबल टू interact and learn from the experiences of the very successful business people, successful industrialists, successful professionals, and जीतों ने जो गवर्नमेंट पोजीशंस पे जो आईएएस ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए एक होनहार नौजवानों को चुन के उनको प्रोत्साहित करके, क्योंकि देश जब चलता है तो देश की पॉलिसी से चलता है, और पॉलिसी बनाने में जिसका योगदान होता है उसी का फिलॉसफी आगे पनपता है। जीतो का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है कि जीतो ने ये कोशिश की है और कर रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है, उस पॉलिसी मेकिंग में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो होनहार युवक हैं, उनको यदि पॉलिसी प्लानिंग में एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि वो अपने विचार रख सके, प्रामाणिक प्रयत्न कर सके, तो जैन धर्म को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि जैन धर्म ये एक छोटे से रूम में बैठ के नवकार मंत्र गुणने से नहीं होगा। ये जैन धर्म ये देश के फिलॉसफी में, देश